हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए एक तरीके से मैराथन वीडियो रहेगी, जिसके अंदर जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके स्टेट में, जैसे कि भाई जेंडर रोल, स्टीरियोटाइप, बायस। बाकी मैं 5-7 टॉपिक आपको पहले करवा चुकी हूँ न्यू सिलेबस के नाम से। कोग्निशन एंड इमोशन, संवेग क्या होते हैं, हमारा संज्ञान क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन किनको बोलते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हो सकते हैं, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में क्या है। ये हमारे सिलेबस में वैसे लिख करके नहीं आया है एनसीएफ 2005, लेकिन अब की बार हमारे सिलेबस में फ्रेंड्स किसको ऐड कर दिया है, पेडागोजी को ऐड कर दिया है। तो पेडागोजी की आपकी अच्छी कंसेप्ट बनाने के लिए, आपकी अच्छी समझ होने के लिए एनसीएफ 2005 को भी हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भाई मूल्यांकन, जिसके अंदर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ देखिए, अब इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप लोग बिल्कुल छोटी छोटी मतलब जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। अब जो आपको मैं करवा रही हूँ, अब इसमें आपको क्या करना है कि भाई लगभग मेरे चैनल पर आप लोगों को 30+ वीडियोस मिल जाएंगी सीडीपी की, वो सारी आपको करनी है, प्लस ये क्लास आपको करनी है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई एक आधा टॉपिक बच गया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और अभी भी कोई लास्ट टाइम रिविजन के लिए नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो आपकी आपकी जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन है उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, जो कि हमारा सिलेबस में गिवन है। जेंडर रोल वगैरह समझने के लिए हमें जरूरी है कि सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानें। सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिट वेयर एज कम्युनिटी इज ए कॉन्क्रीट यूनिट। तो देखिए, सोसाइटी और जो आपकी कम्युनिटी है उसके अंदर क्या डिफरेंसेज होते हैं। जो सोसाइटी होती है, जो आपका समाज होता है, वो आपकी एक कैसी यूनिट है, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सोसाइटी है वो कैसी यूनिट है भाई, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। जबकि जो आपकी कम्युनिटी है वो कैसी है भाई, कंक्रीट यूनिट है। कैसी यूनिट है भाई, कॉन्क्रीट यूनिट है। ओके, कम्युनिटी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए जोग्राफिकल एरिया। जो कम्युनिटी है भाई किससे रेफर करती है, कैसी यूनिट है हमारी, एक कंक्रीट यूनिट है। कैसी यूनिट है, कंक्रीट यूनिट है। उस जोग्राफिकल एरिया से आ जाती है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का जो ग्रुप है वो रहता है। ओके, वही आपकी क्या होती है, कम्युनिटी। जैसे कि भाई विलेज हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिटी है। ओके, कम्युनिटी में क्या होंगे भाई, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल एरिया होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग्स होंगी, सभी के अंदर अपने आप में भाईचारा रहेगा। वाइडर एंड्स यूजुअली एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक नेम, और उसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। जैसे कि गांव, शहर, स्कूल, ये सब क्या है, हमारी कम्युनिटी है। ओके, अब देखिए भाई, जो हमें टॉपिक जो पढ़ना है, हमारे जो नया सिलेबस जो हमारा स्टेट का आया है उसके अंदर जो क्या टॉपिक आया है हमारा, लिंग वाला, जो जेंडर वाला कंसेप्ट है उसको जोड़ा गया है। पहले सीटेट वगैरह के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, DSSS भी हो गया, रिट हो गया, उनमें तो आते थे। लेकिन ये अब की बार स्टेट के में नया जुड़ा है तो इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है क्या कन्फर्म है 2 क्वेश्चन या एक तो जरूर यहाँ से जरूर डालेगा आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए भाई, जो हमारा समाज बना है, जिस समाज में हम रहते हैं, जो आपका पुरुष है और औरत है, 2 चीजें देखते हैं, तो दोनों की ही भागीदारी उतनी ही जरूरी है। समाज को एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए पुरुष भी उतना ही जरूरी है और एक नारी भी उतनी ही जरूरी है। ओके, अब आपके पास 2 कंसेप्ट आते हैं। एक बार आपके पास क्या आता है भाई, जेंडर। दूसरा आपके पास क्या आता है भाई, सेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। जेंडर एक कैसा कंसेप्ट है आप लोगों का, सोशल कंसेप्ट है। जेंडर कैसा कंसेप्ट है आप लोगों का, सोशल कंसेप्ट है। किस प्रकार से है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जबकि जो सेक्स है, सेक्स जो वर्ड है वो आपका कैसा है भाई, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल। जैसे कि जब भाई बॉय और गर्ल क्या होते हैं, पैदा होते हैं, तो भाई ये क्या है, मेल है, ये क्या है भाई, फीमेल है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से होता है। मेल और फीमेल जो डिटरमाइन है वो किससे होता है भाई, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। तो ये तो क्या हो गया, सेक्स हो गया भाई। ये बॉय है, ये गर्ल है, उनके जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं भाई, सेक्स डिटरमाइन करते हैं भाई, ये बॉय है, ये गर्ल है। तो सेक्स तो एक जो सेक्स जो टर्म है वो कैसी है, एक जैविक टर्म है। कैसी टर्म है, एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जबकि आपसे पूछा जाए जेंडर, तो अब
अब क्या करोगे आप, सेक्स और जेंडर में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। आप इसको भी क्या मान लोगे, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मान लोगे, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन है आपकी वो नहीं होगी, ये आपका क्या होगा भाई, सोशल कंसेप्ट होगा। जेंडर क्या है, सोशल कंसेप्ट। किस प्रकार से होता है जेंडर, किस प्रकार से डिसाइड होता है, कि जिस प्रकार से बता दिया जाता है कि भाई आप बॉय हो तो आपको इस प्रकार से दिखना है, आपको ऐसा काम करना है, आपको रोना नहीं है, आप लड़के तो बहादुर होते हैं, ठीक है, लड़कियों को क्या करना है भाई, चूल्हा चौका करना है। तो जो उनके जो मतलब रोल निर्धारित कर दिए जाते हैं ना एक प्रकार से, भाई ये मेल वाला काम है, ये फीमेल वाला काम है, तो वो क्या होता है आपका जेंडर होता है। ये कैसी है, एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। ये कैसा कंसेप्ट है, एक सोशल कंसेप्ट है। ओके, क्लियर। यहां से काफी बार एग्जाम में पॉइंट आया है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई जेंडर बायस। नेक्स्ट टर्म क्या आती है भाई, जेंडर बायस। ये जो टर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जेंडर बायस जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, लैंगिक पूर्वाग्रह या भेदभाव। और अब फ्रेंड्स आप लोगों से कोई एक बात और बोलना चाहूंगी जो आपके लिए तैयारी से भी ज्यादा बेटर होगी, कि इस टाइम पे मौसम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप लोग ना अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना कि आप स्टडी का ध्यान रखते हैं। अब मुझे ही देख लो, कम से कम मतलब 20 दिन हो गए जो खांसी जुकाम हुआ था, लेकिन अभी तक प्रॉपर सही नहीं हुआ है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम में अगर आप लोगों की हेल्थ में गड़बड़ हो गई तो फिर आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा। ठीक है, तो जेंडर बायस क्या होता है भाई, लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, भेदभाव होता है। जब किसी भी वर्ग को एक दूसरे से कम समझा जाता है तो वही क्या कहलाता है भाई, लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। किसी एक ग्रुप को क्या दी जाती है, प्रीफरेंस दी जाती है, किसी एक जेंडर को प्रीफरेंस दी जाती है, लड़के को ज्यादा उच्च समझा जाता है एज कंपेयर टू लड़की, तो वही हमारा क्या है भाई, जेंडर बायस है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। वही हमारा क्या है, जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो भाई ये क्या कहलाता है आपका, लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है, आपका जेंडर बायस कहलाता है। जब एक जेंडर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, जैसे कि पहले होता था भाई, लड़कियों को क्या माना जाता था, थोड़ा सा मतलब नीचे माना जाता था, और लड़कों को ज्यादा माना जाता था। किसी भी एक लिंग को मतलब प्रीफरेंस देना, ठीक है, प्रायोरिटी देना, तो वो क्या कहलाता है आपका, जेंडर बायस कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, जेंडर बायस। ओके, नेक्स्ट है भाई फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग जेंडर बायस, की ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर बायस को प्रोड्यूस करते हैं। सामाजिक धार्मिक कारक, कुछ मतलब धर्मों में इस प्रकार की बात की गई है, जो हमारे सामाजिक जो कारक हैं वो। नेक्स्ट है भाई आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या है, अब क्या करता है भाई, पुरुष क्या करता है, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो उसके अंदर जो पुरुष है वो कमाता है, औरत बेचारी क्या करती है, घर के काम करती है। तो भाई वहां पे क्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और जो पुरुष है वो क्या समझता है कि भाई मैं कमाता हूं तो मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ओके, दोष युक्त पाठ्यचर्या, जो लेसन जो बना दिए जाते हैं वहां पर भाई सिर्फ मतलब, अब देखो बुक्स में क्या होता है भाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भी डाली जाती है, महात्मा गांधी की भी डाली जाती है। अगर ऐसा हो कि महात्मा गांधी की जीवनी डाल दे, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी डाल दे, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी डाल दे, तो ये मतलब ये क्या कहलाएगा, दोष युक्त पाठ्यचर्या कहलाएगा भाई। सिर्फ मतलब जो मेल जो मेल को क्या देना, प्रायोरिटी देना। तो इस प्रकार का जो पाठ्यचर्या होती है, जो सिलेबस होता है, वो क्या करता है भाई, जेंडर बायस को प्रोमोट करता है। स्त्रियों का निम्न स्तर समाज में क्या है भाई, स्त्रियों की निम्न स्थिति है आज के टाइम पे भी। अशिक्षित माता पिता, जो माता पिता हैं वो शिक्षित नहीं है। आजकल जो शिक्षित माता पिता हैं वो तो भाई क्या करते हैं, लड़के और लड़की को क्या करते हैं भाई, समान प्रायोरिटी देते हैं। लड़कियों का जल्दी विवाह हो जाता है, ठीक है। महिला शिक्षिकाओं की कमी, जो अब देखो जो हरियाणा में जो टीजीटी की भर्ती हुई है उसके अंदर भी क्या कह रहा है भाई, 33% तो सिर्फ महिलाओं को ही लगाया जाएगा, इस प्रकार की बात बोल रखी है ना। तो वो मतलब क्या है कि समाज में महिला शिक्षिकाओं की क्या है भाई, कमी, क्योंकि लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं थी तो टीचर भी नहीं बनती थी। एक क्या है, ये एक मनोधारणा बन गई है, मनोवैज्ञानिक समस्या, कि भाई उन लोगों का जो कंसेप्ट है वो माइंड में इस प्रकार का बन चुका है। सांस्कृतिक समस्या, व्यक्तित्व कारक, किसी किसी को पर्सनली कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कारक क्या करते हैं, जेंडर बायस को प्रमोट करते हैं, जेंडर बायस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ टीचर टू अवॉइड द जेंडर बायस। जो जेंडर बायस है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक भेदभाव है, उसको रोकने के लिए एक टीचर क्या क्या कर सकता है। अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आगे चलकर आप लोग क्या बनोगे, टीचर बनोगे। टीचर बनोगे तो आप किस प्रकार से अपनी क्लास में, अपने समाज में जो जेंडर बायसनेस है उसको रोकोगे। तो भाई कक्षा में दोनों वर्गों को क्या रखा जाए, समान रखा जाए, लड़कों को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाए और लड़कियों को भी। अध्यापक को कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अध्यापक ऐसे उदाहरण
उदाहरण प्रस्तुत करें जो लड़कियों के संदर्भ में हो। अब सिर्फ क्या करते हैं भाई, जो टीचर है वो सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इनके एग्जाम्पल दे रहा है, जबकि रानी झांसी की लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा इनके एग्जाम्पल नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार के दोनों के जो एग्जाम्पल है उनका क्या लेके चले भाई, कॉम्बिनेशन लेके चले। छुआछूत को खत्म करने के प्रयास, एक जो क्या करते हैं भाई, जाति के आधार पर जो छुआछूत करते हैं उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। जो माता पिता लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते उनको समझाना चाहिए। टीचर का क्या काम होगा भाई, जो माता पिता हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे तो उनके पास जाए। आज भी ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं जहां पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। कक्षा में लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता को कम करना अध्यापक का पहला कर्तव्य होना चाहिए, कि जो स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िबद्धता है, उसको कम करना। अब हम देखेंगे भाई, जो जेंडर जो सेंसिटिविटी होती है और जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टर्म भी काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई कि जो जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में संवेदनशील होना, उनके बारे में समझ रखना कि हाँ भाई समाज में ये हो रहा है तो ये क्या है भाई, गलत है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ये चीज क्या है भाई, समाज में गलत है। तो वो क्या होती है, जेंडर सेंसिटिविटी कि उस चीज के बारे में जागरूक होना। ओके, एक टर्म आ जाती है आप लोगों के पास, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपकी लैंगिक रूढ़िबद्धता, मतलब जो पुराने पहले से जो विचार चले आ रहे हैं कि भाई जो एक मतलब फिक्स्ड हो चुका है स्टीरियोटाइप, किस प्रकार से फिक्स हो चुका है कि भाई एक मेल है हमारे पास, एक हमारे घर में भाई क्या है, एक तो बॉय है और एक हमारे घर में क्या है भाई, गर्ल है। तो हम क्या करते हैं, गर्ल को तो कहेंगे भाई किचन में जा और अपनी मम्मी के काम में क्या बटा भाई, हाथ बटा। बॉय को कहेंगे भाई जा तू बाहर जा, तू क्रिकेट खेल, ठीक है, तू गुड्डे गुड़िया से खेल, ठीक है, इसके लिए ला करके देंगे हम क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, ये चीज ला करके देंगे। इसको क्या ला के देंगे, किचन सेट। तो ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ये क्या है भाई, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि जो मतलब जो रोल है वो इस प्रकार से बांट दिए जाते हैं शुरू से ही। मतलब ऐसा किया जाता है कि जिस रूढ़िवादिता पे हम चले आ रहे थे, जो पहले से सोच चली आ रही थी, उसी के बारे में क्या रहना भाई, फिक्स रहना। ये क्या कहलाती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है भाई, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि लड़के और लड़की में उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना। कि लड़कों को भाई तू तो लड़का है तो तू रो नहीं सकता, तू लड़की है तो तू कैसी होगी, कोमल होगी। तो ये जो है, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, the social and cultural process that begins to mold boys and girls from birth to their different forms can be called genderization। अब जो हम जेंडर रोल दे रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, उस आधार पर हम क्या कर दे रहे हैं भाई, बॉय और गर्ल में क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंस कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जेंडराइजेशन। क्या कहलाता है भाई, जेंडराइजेशन। ओके, द टर्म जेंडर रोल वाज फर्स्ट कोइन्ड बाय जॉन विलियम मनी। तो ये ध्यान रखेंगे 1955 में जेंडर रोल की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, किसने उसकी खोज की थी। जेंडर रोल नामक जो टर्म है उसकी खोज किसने की थी भाई, विलियम मनी ने की थी। किसने की थी, जॉन विलियम मनी ने। ओके, द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ कैरोलिन ओलिविया नोनेसी मोसर। कि जो जेंडर रोल का जो कंसेप्ट है वो किसके वर्क से आया था, जो कैरोलिन ओलिविया थी उसके वर्क से आया था। ठीक है, टर्म ध्यान जरूर रखेंगे भाई, किसने कॉइन की है, जॉन विलियम मनी ने। ओके, नेक्स्ट है भाई, अगर भारत के हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है भाई, कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। यानी वहां पर भी किसकी बात की गई है, समानता की बात की गई है हमारे संविधान के अंदर भी। जो हमारा अनुच्छेद 15 है वो भी क्या कहता है भाई, नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कोई भेदभाव होता है तो उससे बचाना किसका काम है भाई, अनुच्छेद 15 का काम है। तो हमारे अनुच्छेद 14 और 15 में भी किसकी बात की गई है भाई, लैंगिक समानता की बात की गई है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आ जाते हैं, उनको ध्यान से देखिए। जो मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आपके जो आपका एग्जाम है उसमें एक एक नंबर का आपका वर्ड आने वाला है, तो सभी वर्ड्स पे आप लोग गौर जरूर किया कीजिए। जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है, जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो किसने दी है भाई, सैंड्रा बीईएम ने दी है। सैंड्रा बीईएम ने जेंडर स्कीमा थ्योरी दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारे लिए, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी। जो जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी है वो किसने दी है भाई, कोहलबर्ग ने दी है। जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी किसने दी है, कोहलबर्ग ने दी है। ओके,
इन्होंने क्या बताया है अपनी कंसिस्टेंसी में कि भाई जो जेंडर होता है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वही किस में होती है, जेंडर कंसिस्टेंसी में होती है। तो जेंडर की जो आइडेंटिफिकेशन है कि जो एक बच्चा है वो अपनी जेंडर को पहचानता किस प्रकार से है, तो 3 स्टेप्स बताए हैं कि 3 स्टेप्स में करके वो अपनी जेंडर को पहचानना सीखता है। फर्स्ट बताया है जेंडर लेबलिंग। जेंडर लेबलिंग में क्या होता है कि भाई जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो तब उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई मैं बॉय हूँ और मैं गर्ल हूँ। ठीक है, ये चीज किसको पता लग जाती है, बच्चे को पता लग जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, जेंडर लेबलिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप आता है जेंडर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है भाई, जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी के अंदर उनको पता लग जाता है बच्चे को कि भाई मैं बॉय हूं तो मैं बॉय ही रहूंगा, मैं गर्ल हूं तो मैं गर्ल ही रहूंगी। अब मुझे पूरी लाइफ इसी प्रकार से रहना है कि भाई मेरा जो मैं बॉय हूं, मैं लड़का हूं तो मैं लड़का ही रहूंगा, और मैं लड़की हूं तो मैं लड़की ही रहूंगी। थर्ड जो स्टेप है जेंडर कंसिस्टेंसी। थर्ड कौन सा है भाई, जेंडर कंसिस्टेंसी। तो इससे 6-7 साल का जब बच्चा होता है तब उसको ये पता लग जाता है, ये आइडिया हो जाता है कि भाई अगर मान लो मैं लड़की हूं और मैं अपना क्या करवा लेती हूँ, हेयर कट करवा लेती हूँ, छोटे छोटे बाल करवा लेती हूँ बॉय की तरह, फिर भी मैं क्या रहूंगी, लड़की ही रहूंगी। ठीक है, या फिर जो बॉय है वो बाल बड़े कर लेता है, लेकिन बाल बड़े करने के बाद भी वो क्या रहेगा, लड़का ही रहेगा। तो ये क्या होती है, जेंडर कंसिस्टेंसी होती है जो बच्चे के अंदर 6 से 7 साल की उम्र में आ जाती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, 2 टर्म और आ जाती है हमारे सामने, जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता और लैंगिक समता। लैंगिक समानता में क्या होता है भाई, सभी को मतलब एक समान व्यवहार करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के साथ क्या करना भाई, एक समान व्यवहार करना। वो हमारा क्या कहेगा, कहलाएगा जेंडर इक्वलिटी, यानी लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना। जेंडर इक्विटी, इक्विटी में थोड़ा सा फर्क होता है कि भाई जिसको जैसी नीड्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना भाई, ट्रीट करना। अब मान लो कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लड़के और लड़की दोनों कर रहे हैं, तो वहां पे अगर लड़कियों को हमें लगता है कि भाई इनको थोड़ी सी मतलब नीड है, जरूरत है, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है भाई, जेंडर इक्विटी कहलाता है। यानी जिस प्रकार की उनकी क्षमताएं हैं, उनकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना क्या कहलाएगा, जेंडर इक्विटी कहलाएगा। तो भाई ये सारा था हमारा जेंडर वाला कंसेप्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ से फिर वापस जाइएगा और इसी को दोबारा से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कल से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ स्टार्ट, सीडीपी की भी। तो हम 10 दिन है, 10 दिन में अच्छे से सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं सबके क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों का एक टॉपिक करवा चुकी हूँ और लगभग मैंने आप लोगों की 15-16-17 मिनट ली हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का एक जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ रहा है भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन। नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन। तो इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ये क्लास होगी भाई 1 से 1.5 घंटे की ये बन जाएगी। तो आपको ये कंप्लीट देखनी है, आपको 10 से 12 नंबर का यहाँ से जरूर फायदा होगा। ओके, तो देखिए भाई, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग। कॉग्निशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञान, और इमोशन को क्या कहते हैं, संवेग। वैसे तो मैं आप लोगों को संवेगात्मक विकास करवा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ संवेग क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, संज्ञान। संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन। कॉग्निशन है वो एक लैटिन वर्ब कोग्नोसियर से आया है। किससे आया है भाई, कोग्नोसियर से। एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का कोग्नोसियर, उससे क्या बना है हमारा भाई, कोग्निशन बना है। उससे क्या बना है, कोग्निशन। कोग्नोशियर का मीन्स होता है जानना। कोग्निशियर का मीन्स क्या होता है भाई, किस चीज को जानना, किस चीज के बारे में ज्ञान होना। ठीक है, तो कोग्नोशियर का मीन्स भाई क्या हुआ, जानना। तो कोग्निशन का मीन्स भी क्या होगा भाई, किसी चीज के बारे में जानना, क्योंकि कोग्नोशियर से ही क्या बना है, कोग्निशन बना है। तो जो कॉग्निशन है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार बनेंगे, कॉग्निशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। तो कॉग्निशन आपकी किस प्रकार की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है। कॉग्निशन से क्या करते हैं भाई, ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को एक्वायर करते हैं। अब देखो कॉग्निशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में देखिए। ये कैसी होती है भाई, विकासात्मक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, विकासात्मक। विकासात्मक क्यों होती है, क्योंकि आज मेरी नॉलेज कुछ अलग है, कल उसके अंदर क्या होगा भाई, इजाफा होगा, बढ़ेगी ना, कल परसों और बढ़ेगी, उससे अगले दिन और बढ़ेगी। तो इसी प्रकार जब छोटा बच्चा होता है तो तब उसके संज्ञान में कुछ और चीजें होती हैं। ठीक है, अपने जब खिलौनों तक ही सीमित होता है, धीरे धीरे स्कूल में जाता है, स्कूल के बारे में सीखता है,
बाकी अपनी सोसाइटी के बारे में सीखता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ओके, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट है भाई परिवर्तनशील, क्या होते रहते हैं? विकासात्मक है तो उसमें डे टू डे भाई क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे, नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। यह एक कैसी योग्यता है? अर्जित योग्यता है, एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, एक एक्वायर्ड एबिलिटी होती है। यानी ये हमारे हमारे अंदर मतलब डल के नहीं आती। हम क्या करते हैं, हमारा जो समाज होता है उससे हम क्या करते हैं भाई, चीजों को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है। संज्ञान के विकास में चिंतन, थिंकिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, स्मृति, मेमोरी व पूर्व अनुभव, जो भी आपके पोस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सभी का क्या होता है भाई, योगदान होता है। जिस प्रकार हम सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं, हम कल्पना करते हैं, हमारी मेमोरी में क्या क्या चीज़ है, हमने कुछ काम किया था तो उसके पहले अनुभव हमारे क्या रहे थे, इन सब चीज़ों का संज्ञान के क्षेत्र में क्या है भाई, विशेष योगदान है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निशन, की प्रभावित करने वाले कारक। जो संज्ञान है उसको क्या क्या जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसा कोई भी कंसेप्ट आ जाए तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो वहाँ पे आपको पहले मिलता है। पर्सनैलिटी हो, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कॉग्निशन हो, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको तो गांठ बांध लेना। ओके, तो जो हमारा कॉग्निशन है, संज्ञान है, उसको भाई हमारा जो वंशानुक्रम है वो प्रभावित करता है। वातावरण जिस प्रकार में हम रहते हैं वो प्रभावित करता है। लिंग लड़का है या लड़की है वो संज्ञान को प्रभावित करता है। क्योंकि अब आप मानो कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं भाई, बिंदास नेचर के होते हैं। लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी कैसी होती हैं, मतलब कम घुलनशील होती हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसे बता रही हूँ मैं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है सबके लिए। तो ये क्या करता है, लिंग जो है वो भी कॉग्निशन को क्या करता है भाई, उसका मतलब उसको प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट जो आयु है भाई, एक छोटा बच्चा है उसको कम नॉलेज है, बड़ा बच्चा हो गया उसको ज़्यादा नॉलेज हो गई। अब देख लो भाई, जो मतलब लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स होती है तो लड़कियों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जो लिंग है वो भी क्या करता है, कॉग्निशन को प्रभावित करता है। शिक्षा है, जिस प्रकार की एजुकेशन हमें मिल रही है वो हमारे कॉग्निशन को प्रभावित करती है। मास मीडिया हम जिस तरह का यूज करते हैं, हम यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखते हैं, हम टीवी पे क्या देखते हैं, हमने मॉल में कौन सी मूवी देखी, ये सब चीज़ें क्या करती हैं भाई, कॉग्निशन को प्रभावित करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई आपका संवेग। संवेग क्या होते हैं भाई, इमोशंस। ये भी एक लैटिन वर्ग है, इमोवरे, इससे आया है। इसका मीन्स क्या होता है भाई, उत्तेजित होना। और इमोशंस का मीन्स भी क्या है, वुडवर्थ ने तो कहा भी है कि जो संवेग है वो व्यक्ति की कैसी दशा है, उत्तेजित दशा है। जब व्यक्ति क्या होता है भाई, उत्तेजित होता है, इम्पल्सिव होता है, तो वही सिचुएशन क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। संवेग कैसे होते हैं भाई, सुख और दुख से जुड़े हुए होते हैं। इनके मतलब कुछ समय के लिए आते हैं, टेम्परेरी होते हैं। विचारों का क्या हो जाता है, लोभ। विचारों का लोभ मतलब हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, जब हमारे अंदर क्या हो रहे हो संवेग, तो वो सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर के लिए उसका लोप हो जाता है। अब मान लो हमें बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों की क्या लग गई भाई, सरकारी नौकरी लग गई, तो आप लोग क्या करोगे, खुशी से उछलोगे ना, तो वो आपका क्या है, संवेग है। उस टाइम पे आप भूल जाओगे कि आपके चारों तरफ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, आप बिल्कुल एक्साइटमेंट में उछल दोगे। ठीक है। आंतरिक एंड बाह्य परिवर्तन, तो भाई आप अंदर से तो खुश हो ही, लेकिन आप उसके आपके जो परिवर्तन है वो संवेगों से बाहर भी दिखाई देते हैं। आपको किसी चीज का दुख है, आप रो रहे हो तो बाहर से भी दिखाई देगा, खुश हो तो भी बाहर से दिखाई देगा। तीव्रता, तेजी से आते हैं, शीघ्रता से आते हैं, है ना। संज्ञान एवं संवेग क्या है भाई, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूछा जा सकता है संज्ञान एवं संवेग अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं। तो भाई संज्ञान जो हमें ज्ञान है, जो हमें नॉलेज है, जो हमें कॉग्निशन है, संवेग है, हमारे इमोशंस है, वो आपस में क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। जबकि एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जजोंक, वो क्या कहते हैं भाई, संज्ञान अलग है संवेग अलग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जजोंक ने क्या बताया है कि संज्ञान अलग है संवेग अलग है। अगर आपसे पूछ ले किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार संज्ञान एवं संवेग क्या है भाई, अलग अलग है, तो वो हमारे कौन रहेंगे, जजोंक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इमोशंस के बारे में ना 2-3 प्रकार की थ्योरीज हैं, तो उन थ्योरीज को देख लीजिए। ठीक है, एक थ्योरी है जेम्स एंड लेंज थ्योरी। क्या थ्योरी है भाई, जेम्स एंड लेंज थ्योरी। तो जेम्स एंड लेंज थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि भाई मान लो यहाँ पर एक क्या है भाई, सांप किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक सांप है। ठीक है, क्या है भाई, एक ये सांप है। ठीक है, तो भाई हमने इस सांप को क्या किया, एकदम से मतलब हमारा पैर यहाँ पे पड़ने वाला था, तो हमने जैसे ही हमारा पैर इसके ऊपर पड़ने वाला था एकदम हमारी निगाह चल गई, तो हम क्या करते हैं भाई, भाग जाते हैं वहां से, क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो जेम्स एंड लेंज थ्योरी क्या कहती है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, भागते हैं,
पहले हम क्या किया, हमने भागे हम उसको देख करके, और फिर हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई हम वहां से क्यों भागे थे, क्यों भागे थे, क्योंकि वो सांप था, हमें डस सकता था। बाद में हमें क्या हुआ भाई, अनुभव हुआ, उसकी संवेगात्मक अनुभूति हमारे अंदर बाद में आई। सबसे पहले हमने स्टिमुलस को देखते ही हमने क्या किया भाई, उसके प्रति रिएक्शन किया, संवेगात्मक व्यवहार किया। तो ऐसा किनका मानना है, जेम्स एंड लेंस थ्योरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक व्यवहार पहले आता है, संवेगात्मक अनुभूति बाद में होती है, ऐसा किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है? तो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जेम्स एंड लेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जेम्स एंड लेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैनन बार्ड थ्योरी। जो कैनन बार्ड थ्योरी है, या जिसको हाइपोथैलेमस थ्योरी भी कहते हैं, ये इसके क्या है भाई, जस्ट अपोजिट है। ये क्या कहती है कि भाई पहले हमने जब सांप देखा तो हमारे दिमाग में क्या गई थी, सूचना गई थी, और उस सूचना जानने के बाद हमने क्या किया था, संवेगात्मक व्यवहार किया है। बाद में हमने संवेगात्मक व्यवहार किया है, पहले हमारे दिमाग को क्या हो गई थी, अनुभूति हो गई थी, उसके बाद हमने व्यवहार किया है। तो वो क्या, कौन बताते हैं, कैनन बार्ड थ्योरी बताते हैं। जो ये दोनों थ्योरी हैं ये तो आपस में अपोजिट है। एक तो क्या कहता है कि भाई पहले हम भागते हैं, यानी पहले हमें संवेगात्मक व्यवहार आता है, उसके बाद हमें क्या पता लगता है, संवेगात्मक अनुभूति होती है। ओके, जबकि कैनन बार्ड थ्योरी है वो जस्ट अपोजिट है। वो क्या कहते हैं भाई, पहले हमें क्या होता है, दिमाग में सूचना जाती है हमारे, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम व्यवहार करते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है भाई टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट कौन सी थ्योरी आती है, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है भाई, स्टिमुलस कोई भी सॉरी, कोई भी हम क्या देखते हैं भाई, स्टिमुलस देखते हैं, तो स्टिमुलस को देखकर जो फिजियोलॉजिकल जो अराउजल है, जो शारीरिक परिवर्तन है, वो होना क्या होता है भाई, जरूर होता है। ठीक है, स्टिमुलस को देखकर, किसी भी उद्दीपक को देखकर। अब मान लो मैं अपने क्या करती हूँ भाई, पिन को टच करती हूँ, तो उस पिन से क्या होगा, मुझे दर्द होगा, मैं अपना हाथ हटाऊंगी। तो स्टिमुलस से क्या होता है भाई, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, और इसका संज्ञान होना जरूरी है। हमें इस बात की नॉलेज होनी जरूरी है कि ये जो पिन है ये हमें क्या करेगी भाई, दर्द महसूस कराएगी हमें, तभी हमें क्या होगा, संवेग पैदा होगा। जिस प्रकार से देखो सांप के ऊपर पैर पड़ने वाला था, तो हम अपना पैर है वो हटाएंगे तो जरूर, लेकिन वो हम कब हटाते हैं, जब हमें उस चीज का क्या होता है भाई, संज्ञान होता है, हमारे नॉलेज में ये बात होती है कि भाई हाँ ये मेरे को क्या कर लेगा, डस लेगा। अब बच्चा है, बच्चा थोड़ी ना उसके मतलब एक छोटा बच्चा है, आप 1 साल का, उसको सांप के पास बैठा दो, वो उससे नहीं डरेगा, क्योंकि उसके संज्ञान में नहीं है। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है ये कहती है कि स्टिमुलस को देखकर जो शारीरिक परिवर्तन है वो तो होंगे, लेकिन उस चीज का हमारे जो संज्ञान है उसमें होना जरूरी होता है, तभी हमारे क्या होंगे, संवेग पैदा होंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? भाई नोट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो भाई ये कंसेप्ट हमारा यहीं पे क्लियर होता है। बाकी इससे जुड़े ना मतलब 1-2 पॉइंट्स और हैं, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखो, एक तो हमारे क्या हुए थे, क्या नाम है उनका, सिगमंड फ्राइड। एक हमारे की ये चीजें ना मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। एक हमारे क्या हुए थे भाई, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, इरोस और थैनेटोस। कौन कौन सी बताई थी, इरोस और थैनेटोस। ओके, तो ये क्या थी भाई, जो इरोस थी ये तो जीवन मूल प्रवृत्तियां थी। ये कौन सी थी भाई, जीवन मूल प्रवृत्तियां। और ये कौन सी थी हमारी, विध्वंसा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विध्वंसात्मक, ठीक है, यानी मृत्यु मूल प्रवृत्तियां थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई थी, इरोस और थैनेटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति, 2 प्रकार के संवेग बताए थे। एक तो इरोस हमारा जो हमें कैसा अनुभव करवाएगा, सुख, और एक हमारा थैनेटोस जो हमें क्या अनुभव करवाएगा, दुख। ठीक है, एक हमारे विलियम मैकडुगल साहब हुए हैं, एक हमारे कौन हुए हैं, विलियम मैकडुगल साहब हुए हैं। उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 प्रकार की। जिस प्रकार से मतलब कौन कौन सी थी वो, भोजन, भोजन से क्या होता है भाई, भोजना अन्वेषण, ठीक है, भय, भय से क्या करेंगे भाई, पलायन, ठीक है, एक घृणा भी था शायद, घृणा से क्या होगी, निवृत्ति। तो इस प्रकार से कितनी बताई थी, 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। विलियम मैकडुगल वाला जब मैंने आपको करवाया था, जब शायद इमोशनल डेवलपमेंट करवाया था ना, उस टाइम पे मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट भाई चलते हैं।
तो दो टॉपिक हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। थर्ड टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ स्पेशल चिल्ड्रन वाला। ठीक है, तो अब देखो भाई, जो स्पेशल चिल्ड्रन है, अब हम क्या समझते हैं कि भाई स्पेशल चिल्ड्रन किनको कहा जाता है, जिनको पढ़ने में, जिनको सीखने में कोई क्या होती है भाई, प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पेशल चिल्ड्रन में कौन कौन आ जाते हैं कि भाई जो नॉर्मल जो चाइल्ड है उससे अलग जो भी है, या तो वो उससे क्या हो भाई, स्लो हो, या वो उस नॉर्मल चाइल्ड से क्या हो, फास्ट हो, या उसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, या उसको किसी प्रकार का मतलब मानसिक रोग हो, या उसको मतलब कोई भी डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन में आ जाते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर जो हमारे प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, जो हमारे गॉड गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो भी नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल चाइल्ड है उससे जो अलग है, जो भी ऐसे चिल्ड्रन जो नॉर्मल चाइल्ड से, सामान्य बच्चे से कुछ अलग सील गुण रखते हैं, कुछ अलग ट्रेड्स, कुछ और वैल्यूज उनके अंदर होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक हैं वो भी किस में आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं। मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं वो भी स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं। शिक्षण असमर्थता वाले, जिसके अंदर शिक्षण मतलब शिक्षण को सीखने में क्या होती है भाई, कोई ना कोई मतलब उनके अंदर असमर्थता होती है, वो भी आ जाते हैं। व्यवहार रोगों से ग्रस्त, जिनके अंदर कोई रोग होता है। भाषा दोष से ग्रसित, जिनको बोलने में दिक्कत होती है। श्रव्य दोष, जिनको सुनने में दिक्कत होती है। बहुविकलांगता क्षति से ग्रसित बालक, जिनको सॉरी, जिसके अंदर काफी क्या होती है भाई, डिसेबिलिटी होती है। और एक जो हमारे अपराधी बालक होते हैं, एक जो हमारे कौन से होते हैं भाई, अपराधी बालक, वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड में आ जाते हैं। ओके, तो ये सब किस में आ जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अभी इनके बारे में एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है अब की बार। जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ ये सारे न्यू जुड़े हैं, वही टॉपिक है। तो सबसे पहले भाई जो हमारे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं हमारे, उनकी बुद्धि लब्धि भाई कितनी होती है, 120 से ज्यादा होती है। वो किसी ना किसी विशिष्ट क्षेत्र में क्या होते हैं, संपूर्ण होते हैं। जैसे कि मान लो भाई क्या है, सचिन तेंदुलकर है, तो वो क्या है भाई, क्रिकेट के जादूगर हैं, तो वो उस क्षेत्र में क्या है, निपुण है, तो वो क्या है भाई, प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं कि प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा हो, तो क्रो एंड क्रो क्या मानते हैं कि बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होती है, वो प्रतिभाशाली होते हैं। या फिर वे बालक जो किसी भी क्षेत्र में, कला में, गणित में, संगीत में, जैसे कि हमारी कौन थी, जो लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, या फिर अभिनय में अमिताभ बच्चन जी हैं, तो ये सब क्या है भाई, प्रतिभाशाली बालक हैं। ये क्या है भाई, प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली भी किस में आते हैं, विशेष बालक में आते हैं। इनके अंदर जो तार्किक चिंतन होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फटाफट से चीजों को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। सामान्यीकरण और विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता होती है। सृजनात्मक चिंतन करते हैं। स्वतंत्र एंड अपसारी चिंतन करते हैं। एक सवाल से अनेकों सवाल निकाल लेते हैं। और लंबी अवधि तक, काफी लंबे समय तक खुद रह करके अध्ययन करना, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना इनको पसंद होता है, कि इनको प्रतिभाशाली बालकों को। ओके, तो प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए उनके पाठ्यक्रम में समृद्धि लानी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल जो बच्चों को करवा रहे हैं वो तो फट से कर लेते हैं, उनको कुछ अलग से भी करवाना चाहिए। विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है, अगर सही दिशा में उनको गाइडेंस नहीं मिली तो वो अपना रास्ता भटक भी सकते हैं। उसके लिए योग्य और प्रभावकारी शिक्षक होना चाहिए। सामाजिक अनुभव एवं संस्कृति की उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं भाई पिछड़े हुए बालक, जो बुद्धि, शिक्षा आदि में अपने समकक्षियों से पीछे, जो उनके साथ पढ़ते हैं, उनकी कक्षा में होते हैं, उनसे पीछे होते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई, पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी हो सकती है, ठीक है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है, या उसके अंदर कोई शारीरिक दोष हो सकता है, स्वभाव में कोई दोष हो सकता है, या कर्तव्य त्यागिता, वो अपने कर्तव्य को, वो अपनी ड्यूटी को करना ही ना चाहते हो, ये भी एक कारण हो सकता है। ओके, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए इंडिविजुअल उनके ऊपर अटेंशन दिया जाना चाहिए। उनको उनकी जो मानसिक क्षमता है उसके अनुसार होमवर्क देना चाहिए। जो वातावरण है वो अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उनको कोई शारीरिक दोष है तो उसके अंदर सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब जो बैकवर्ड चाइल्ड है उसके अंदर भी फिजिकली तौर पे भी हो सकता है, मेंटली तौर पे भी हो सकता है, इमोशनली तौर पे भी हो सकता है। ओके, जो निम्न मंदन होते हैं वो 55 से 69 उनकी IQ होता है। इसको भी देख लेना एक बार थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनशील बालक। तो सृजनशील बालक कौन से होते हैं भाई, जब व्यक्ति पहले से स्थापित
विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर उसमें क्या करता है भाई, रूपांतर करता है। यानी जो पहले से जो रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं उसके अंदर क्या करेगा भाई, अलग से कुछ चीजें जोड़ेगा। तो वो हमारे क्या होते हैं, सर्जनशील बालक होते हैं। IQ 120 से ज्यादा होता है, किसी भी काम को लेकर हटकर सोचते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। नवीन नवीन जो नए नए काम होते हैं उनमें सीखने की उनकी क्या होती है भाई, ज्यादा से ज्यादा उनकी योग्यता होती है। ओके, तो भाई प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए, उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए, प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में करके सीखेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं भाई समस्यात्मक बालक, जो दूसरों के लिए क्या करते हैं भाई, समस्या उत्पन्न करते हैं। तो उनको किस प्रकार के, उनको एक तो जो उनका जो घर का जो माहौल है उसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए। जो उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो इस प्रकार के अप्लाई किए जाए कि उनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ठीक है, स्कूल में अनुशासन बना करके रखा जाए थोड़ा सा। अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा, उनकी जिस प्रकार की अभिरुचि है, जो चीजें वो सीखना चाहते हैं वही उनको प्रोवाइड की जाए। अगर यहाँ पर कठोर अनुशासन की बात आ जाए ना किसी भी पॉइंट में, तो उसको गलत कर देना। ये अनुशासन तो यहाँ पर भाई क्यों है कि भाई वो कैसे बच्चे हैं, समस्यात्मक है। अगर उनको अनुशासन में नहीं रखेंगे थोड़ा सा भी, तो वो क्या करेंगे, समस्या पैदा करेंगे। उनके लिए अलग से मनोरंजन की सुविधा होनी चाहिए। अपराधी बालक, अपराधी बालक क्या होते हैं भाई, चोरी करेंगे, स्कूल से ही चुराना स्टार्ट कर देंगे, स्कूल में खिड़कियां तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो बड़े होकर भी क्या करेंगे, वो अपराधी बन सकते हैं। तो उनके लिए दो प्रकार के उपचार और दो प्रकार की शिक्षा हो सकती है। एक तो होता है निरोधात्मक प्रविधियां और एक होती है भाई रोगनाशक। निरोधात्मक, निरोधात का मतलब होता है कि भाई पहले उसको अपराधी बनने से पहले ही रोक दो किसी भी तरीके से, वो अपराधी बन ही ना पाए। उसको जो उसके माता पिता है उसका पूरा प्यार मिले, पूरा वो ध्यान दे अपने बच्चों पर, तो बच्चा अपराध की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं अपनाएगा। जो घरेलू वातावरण है एक मारपीट का रहे, गाली गलौज का रहे, तो बच्चा भी क्या बनेगा, अपराधी प्रवृत्ति ही सीखेगा। उपयुक्त इच्छाओं की पूर्ति, भाई जो जो उसकी इच्छाएं हो उसमें उपयुक्त जो हो, जो आपको लगती हो कि हाँ भाई ये उसकी सूटेबल जो चॉइसेस हैं, तो उनको पूरा करना चाहिए। घरेलू अनुशासन, घर में थोड़ा सा अनुशासन बना के रखना चाहिए। सॉरी, जो शिक्षा है उनको उचित शिक्षा दी जाए, स्कूल का वातावरण उचित हो, अनुशासन रखा जाए। तो ये तो क्या है भाई, निरोधात्मक प्रवृत्तियां, यानी बच्चे को अपराधी बनने से पहले ही हमने क्या कर दिया भाई, रोक दिया। और जो रोगनाशक, जो निरोधात्मक प्रवृत्तियां हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। जो रोगनाशक प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर क्या है भाई, बच्चा क्या बन गया है, अपराधी बन गया है, तो उसको बाल अपराध न्यायालय भेजा जाता है, मनोगतिक विधियां अपनाई जाती हैं, परामर्श वगैरह, सूझबूझ, व्यवहारात्मक विधि, ठीक है, पुनर्वास विधि, उसको इस प्रकार का वातावरण देना कि बच्चा को जो अपराध प्रवृत्ति में जो दिमाग था वो उसको अच्छे कामों में लगा देना, ताकि वो उसकी जो एनर्जी है वो उधर चली जाए। ठीक है, तो भाई इन सब बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इनको विशिष्ट शिक्षा देनी चाहिए या इनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए। तो इन सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। तो वो हमारी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। क्या कहलाती है भाई, समावेशी शिक्षा। ओके, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट भाई देखिए, जो स्पेशल एजुकेशन है उसका जो कंसेप्ट है वो कब आया था भाई, 1980 में। जो WHO है उन्होंने क्या किया था भाई, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इन सबको क्या किया था भाई, परिभाषित किया था। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। अब देखो, डिजीज जो होती है, डिजीज क्या होती है, डिजीज क्या है भाई, एक नॉर्मल प्रोसेस है। डिजीज क्या है भाई, नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि अब हमें क्या हो रहा है भाई, खांसी जुकाम चला हुआ है, क्योंकि मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो वो क्या है भाई, एक डिजीज है। ठीक है, अफेक्ट द पर्सनस बॉडी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे टाइम के लिए होती है। कुछ फंक्शंस ही, अब जैसे गला खराब हो गए तो गला ही थोड़ा मतलब कम काम करेगा, और इसको क्या किया जा सकता है भाई, इलाज के द्वारा, थेरेपी के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जाता है। एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। क्लियर। एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, इम्पेयरमेंट। क्या है, ये सारे ना अलग अलग हैं, कभी कभी हम इनको एक ले लेते हैं। एक टर्म आपने क्या सुनी होगी भाई, इम्पेयरमेंट, इसको क्या कहा जाता है, क्षति। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो। Any kind of abnormality which is of physical and mental level is called impairment. It affects the structure and functioning of any person without affecting his ability. कि मतलब इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि भाई जैसे कि
किसी भी अंग के अंदर क्या हो जाती है, मतलब उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन वो उस पर्सन की एबिलिटी को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करता है। उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, ये योग्यताएं होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। वो हमारा क्या होता है भाई, इम्पेयरमेंट। वो क्या होता है, इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आता है भाई डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है भाई, डिसेबिलिटी। अब जो क्षति है उसके परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में क्या होती है, बाधा होती है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, अक्षमता कहते हैं। अब उसके मतलब किसी भी अंग में क्या हो गई थी भाई, दिक्कत हो गई थी, तो वो धीरे धीरे वो दिक्कत है वो बढ़ने लगेगी, और वो बढ़ती हुई क्या बन जाएगी भाई, डिसेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है भाई हैंडीकैप। हैंडीकैप किसको बोलते हैं हम, जो दिव्यांग है वो किसको बोलते हैं भाई, क्षति और अक्षमता। जो इम्पेयरमेंट था, जो डिसेबिलिटी थी, दोनों के कारण क्या होती है, पर्सन क्या हो जाता है भाई, हैंडीकैप हो जाता है। ओके। इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बार बताया कि बधिर बच्चे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वे सीखने के योग्य होते हैं। इस ऐसा किसने बताया, पेड्रो पोनिकडो लियोन। कहाँ के थे ये, स्पेन के थे। इन्होंने क्या बताया कि जो बधिर बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीखने के योग्य होते हैं। बधिर बच्चों के संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए स्पेलिंग सिस्टम का मैनुअल का विकास किया, किसने किया, फादर एबी डी लेपी। किसने किया भाई, फादर एबी डी लेपी ने। 18वीं शताब्दी में बधिर बच्चों के लिए एक पहला स्कूल बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, सॉरी कहाँ बनाया गया, पेरिस में बनाया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, आप थोड़ा थोड़ा उनको देख लेना। ओके। कि जो श्रवणबाधित बच्चे हैं उनके संप्रेषण के लिए जो खोज करता था, यानी श्रवणबाधित जिनको सुनने में दिक्कत थी, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसके ऊपर काम किया था। जीन मीक इटार्ड ये विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने एक विक्टर नाम के व्यक्ति पर क्या किया था भाई, बच्चे पर क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। पहला मानसिक स्कूल कहाँ पे खोला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1894 में खोला गया। ठीक है। हेलन ए कैलन पहली कैसी थी, बधिरांध महिला थी, जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ये क्या कैसी महिला थी भाई, बधिरांध थी। ठीक है। और नेक्स्ट है भाई लुइस ब्रेल को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। मारिया मोंटेसरी हैं, जिन्होंने क्या किया है भाई, मोंटेसरी विधि बताई है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में काम किया है। तो भाई यहाँ पे हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो क्या हो चुके भाई, कंप्लीट हो चुके। अब मैं आप लोगों के लिए जो चौथा हमारा टॉपिक है, जो फोर्थ जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है। तो देखिए भाई, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो हमारा क्या आ जाता है भाई, एनसीएफ आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ओके। तो भाई जो एनसीएफ है वो कब आया था, आपसे पूछ ले एनसीएफ कब आया था, तो भाई कब आया था, 2005 में आया था। कब आया था भाई, 2005 में आया था। ओके। कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम का जो मतलब वर्ड है किस लैटिन वर्ड से बना है, कुरेरे वर्ड से बना है। कुरेरे का मीन्स क्या होता है, दौड़ का मैदान। ओके। ध्यान रखेंगे एनसीएफ में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। सबसे पहले एनसीएफ का जिक्र कहाँ पे किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया। उसके बाद प्रोफेसर यशपाल की सहायता से क्या आया भाई, ये जो हमारा 2005 वाला जो एनसीएफ है, जो प्रोफेसर यशपाल थे वो कंसेप्ट लेके आए, शिक्षा बिना बोझ के, 1993 में। ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के से प्रेरित होकर 2004 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा 2005 में एनसीएफ का आलेख तैयार किया गया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि कौन सी समिति के द्वारा एनसीएफ 2005 का आलेख तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा। किसके द्वारा भाई, प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा। ओके। कब तैयार किया गया भाई, समिति का गठन कब हुआ, 2004 में। किस कंसेप्ट पे काम कर रहे थे भैया, शिक्षा बिना बोझ के। और जो आया कब सॉरी 2005 में बनकर के तैयार हो गया। किसके मार्गदर्शन में हुआ था, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसके मार्गदर्शन में, एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में। किसके मार्गदर्शन में भाई, एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में।
21 फोकस समिति के रूप में भी चर्चित है। जो हमारी यशपाल समिति है वो 21 फोकस यानी 21 सिद्धांतों पर फोकस किया गया है, 21 फोकस समिति के नाम पर भी चर्चित है। एनसीएफ 2005 के आलेख की शुरुआत सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उदाहरण द्वारा की गई। बालक उदार मन सृजनशीलता का भंडार होता है, उसे सृजनशील वातावरण में रखना चाहिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका एक लेख था सभ्यता और प्रगति। क्या था भाई? सभ्यता और प्रगति। उसके अंदर उन्होंने क्या बता रखा था कि बालक क्या होता है? उदारमन होता है, उसको सृजनशीलता के माहौल में रखना चाहिए, उसको सृजनशील वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई किसकी भाई? वही जो कंसेप्ट है उसको किस में डाला गया? शिक्षा बिना बोझ के यानी एनसीएफ 2005 में डाला गया। एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में बनाया, प्रोफेसर यशपाल समिति ने बनाया, 2004 में समिति बनी। ठीक है। और जो यशपाल जी का जो 1993 में जो लेख आया था शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, जो आपका बन करके तैयार हुआ वो 2005 में तैयार हुआ, 21 फोकस समिति के रूप में चर्चित है। तो ये सब चीजें आपको इस पॉइंट से ध्यान रखनी है। ओके। एनसीएफ 2005 में सामान्य पाठ्यक्रम से बढ़कर बाह्य वातावरण को जोड़कर शिक्षा पर ध्यान देने की बात की गई कि जो सिर्फ किताबों से जो शिक्षा दी जा रही थी आपके और हमारे टाइम में, उस पर क्या किया गया? बदलाव किया गया कि जो शिक्षा है वो बाह्य वातावरण से जोड़ करके दी जाए। तो एनसीएफ 2005 में कुछ वर्णित उद्देश्य हैं, उनको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से जरूर बन सकता है। ओके। पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या जोड़ा जाए भाई? बाह्य वातावरण जोड़ा जाए। सिर्फ रटंत विधा ना करवाई जाए, रटंत प्रणाली से क्या किया जाए? मुक्त किया जाए। जो बाह्य जो वातावरण है लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट पर आधारित हो, सभी कर करके सीखे। ठीक है। ज्ञान को पाठ्यक्रम पर केंद्रित ना रखा जाए, सिर्फ जो सिलेबस दिया गया है उसको ना करवाया जाए, बल्कि बच्चों को क्या करवाया जाए? पूरी नॉलेज दी जाए। राष्ट्रीय मूल्यों का ज्ञान करवाते हुए राष्ट्रीय सभ्य नागरिक तैयार, उनको राष्ट्रीय मूल्य बताएं कि भाई उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और उनको एक सभ्य नागरिक तैयार करे बच्चों को। केवल सूचना को ज्ञान नहीं माना जाए, कोई सिर्फ ये चीज बता दी कि भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो सिर्फ इस प्रकार से मतलब सूचना प्रेषित ना की जाए उनमें। ठीक है। बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाएं, सह शैक्षिक गतिविधियां करवाई जाए। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आपको को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाए, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाए। गाने बजाने, खेलने, पेड़ पौधे लगाने, इन सब चीजों में बच्चों को क्या किया जाए? इन्वॉल्व किया जाए। पूरे बाह्य वातावरण के साथ जोड़ा जाए। ऐसा किसका उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 का। रटंत विद्या ना हो, रटवाया ना जाए, और जो ज्ञान है वो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड, सिर्फ कैरिकुलम से रिलेटेड ना हो, बल्कि उसको ब्रॉड किया जाए, बाह्य वातावरण के साथ जोड़ करके बच्चों में ज्ञान का प्रसारण किया जाए। ओके, क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनसीएफ 2005 से संबंधित अन्य विशेषताएं। तो भाई इसमें देखिए एनसीएफ 2005 से संबंधित जो अन्य विशेषताएं हैं, तो भाई ये तो क्या थे? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य थे। अब देखिए एनसीएफ जो 2005 है, नेशनल करिकुलम जो हमारा फ्रेमवर्क है 2005, उसकी और क्या क्या विशेषताएं थी? भाई सबसे ज्यादा जोर दिया गया मातृभाषा पर। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको याद रखने हैं। पेडागोजी में आपसे यहीं से क्वेश्चन मतलब बनेंगे सीधे कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो किस में दी जानी चाहिए? जो आपकी मदर टंग होती है उसके अंदर दी जाए। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है, उसके अंदर भी इस बात का क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। ओके। मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। त्रिभाषा सूत्र, ये भी ध्यान रखेंगे। जो आपका ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो त्रिभाषा सूत्र है, राजभाषा, एक आपकी विश्व समन्वय भाषा यानी ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर आपकी मातृभाषा हो, वैकल्पिक हो, या तृतीय भाषा हो, इस प्रकार से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर काम करता है हमारा एनसीएफ 2005। बच्चों में कोई भी दंड की भावना ना रहे कि बच्चों को दंड के भय से वो पढ़ रहे हो, मार के डर से पढ़ रहे हो। बिल्कुल जो वातावरण है वो कैसा बनाया जाए? भयमुक्त वातावरण बनाया जाए। बच्चे खुद करके खुद अपने इंटरेस्ट से सीख रहे हो। अधिकतर अधिगम विद्यालय स्तर पर ही जो भी बच्चों को सिखाया जा रहा हो वो लगभग कहाँ पे करवाया जाए? स्कूल लेवल पर ही करवाया जाए। बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी जो आपकी शिक्षा है वो किसकी बात की गई है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, ना कि आपकी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो। सरल, पहले बच्चों को सरल चीज सिखाओ, फिर किधर चलो भाई? कठिन की ओर चलो। पहले बच्चों को ज्ञात चीजें बताओ, जैसे कि मान लो बच्चों को हमें फल फ्रूट के जो नेम है वो याद करवाने हैं, तो पहले बच्चे को क्या करेंगे हम? फ्रूट्स, जिससे वो अवेयर है, उसको पहले एप्पल दिखाओ, फिर उसके बाद उसको स्पेलिंग वगैरह का ज्ञान करवाओ। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। जो आपका मूर्त है उससे किधर चलो भाई? अमूर्त की ओर चलो। पहले उसको देखने वाली चीजों का एहसास करवाओ, फिर उसके बाद जो नहीं दिखता यानी अमूर्त की तरफ चलना चाहिए। ओके। जो आपकी आगमन विधि है,
उदाहरण से नियम की तरफ चलना, इस प्रकार की विधियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाए। तो ये था भाई आपका एनसीएफ 2005। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक आप लोगों के लिए बच जाता है, जो 5 नंबर का आपका टॉपिक रहेगा, वो हमारा कौन सा है भाई? मूल्यांकन। तो नाम से ही क्लियर है, मूल्यांकन। और ये वाला टॉपिक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये सारा कंसेप्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपके सिलेबस में बिल्कुल पर्टिकुलर लिख के दिया गया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो भाई मूल्यांकन में क्या है? नाम से क्लियर है, मूल्य प्लस अंकन, यानी जहां पे मूल्यों का अंकन किया जाए। भाई जो बच्चे ने अपने अनुभव से, अपने प्रशिक्षण से, अपनी ट्रेनिंग से जो भी कुछ सीखा है, उसके अंदर उसके क्या हुए हैं? मूल्य पैदा हुए हैं। उस मूल्यों का निर्णय करना, उस मूल्यों का आकलन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ओके तो भाई इसके अंदर हम क्या करते हैं? मूल्यांकन और मापन में आपका किस प्रकार का फर्क होता है? मूल्यांकन आपकी एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। मापन क्या होता है? समय विशेष, मतलब संकुचित अवधारणा है। मापन मतलब यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया जाता है। मान लो आपको हाइट मेजर करनी है, तब आप क्या करोगे भाई? हाइट को मेजर कर लोगे, ठीक है भाई? कितनी आई भाई? 5 फुट 5 इंच आई, ठीक है। और मूल्यांकन क्या कहलाएगा कि भाई वो कैसा है? लंबा है, वो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। हमने उसको क्या बता दिया? उसका अंकन कर दिया, उसका निर्णय कर दिया, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषताएं ये जरूर देखिए, यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। भाई मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वैधता होनी चाहिए। मूल्यांकन के इसमें विषय वस्तु का मापन हो तो यह आदर्श स्थिति वैधता को दर्शाती है। यानी जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, जिस चीज के बारे में, तो उस चीज के नॉलेज मूल्यांकन से उस चीज का पता लग रहा हो, तो वो क्या होता है भाई? वैधता होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लो भाई हमने क्या लिया? एक लाइट खरीदी है, तो उस लाइट की जो 10, मान लो उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई? 100 वाट है। तो वो 100 वाट के लिए ही बनी हो, तो वो क्या कहलाता है? वैधता कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या होता है कि भाई मान लो मैंने उस पेपर को चेक किया, फिर दूसरी मैम ने उस पेपर को चेक किया, फिर तीसरे सर ने उस पेपर को चेक किया, तो जो परिणाम आ रहा हो वो कैसा हो भाई? अपरिवर्तनीय हो। नेक्स्ट होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में भी यही होता है कि भाई जो आपके जो क्वेश्चंस हो वो कैसे हो भाई? ऑब्जेक्टिव हो। अब मान लो मैं चेक कर रही हूँ या कुछ दूसरा टीचर चेक कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? मान लो एचटेट का एग्जाम होता है, तो कैसा होता है आपका? एमसीक्यू टाइप होता है। तो भाई उसको मैं चेक कर लूँ या कोई अदर चेक कर ले, तो उसके ऊपर क्या नहीं पड़ता भाई? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई फर्स्ट का आंसर क्या है? बी है, तो फिर वो बी ही रहता है। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए मूल्यांकन में। व्यवहारिकता, व्यवहार से जोड़कर। सरलता हो उसमें, कम खर्चा लगे और कम परिश्रम लगे। उद्देश्य मूलकता, जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो उस उद्देश्य की क्या हो रही हो? पूर्ति हो रही हो। विभेदकारिता, कि बच्चों को श्रेणी में सॉरी विभेद कर पाए भाई हम, कि भाई कौन से बच्चे पास हुए हैं, कौन से बच्चे फेल हुए हैं। व्यापकता एक कैसी टर्म है? ब्रॉड टर्म है। सिर्फ अंकों का ही जो आकलन है वो ना किया जाए, बल्कि बच्चे की जो सह शैक्षणिक गतिविधियां है, बच्चा खेल में कैसा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा पेड़ पौधे लगाने में कैसे भाग लेता है, बच्चा दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो सह शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो भी मूल्यांकन के अंदर शामिल होनी चाहिए। नैदानिकता, नैदानिकता में क्या होता है भाई? नैदानिकता यानी डायग्नोस। डायग्नोस हम कब करते हैं? जब आप लोगों को क्या किया जाता है भाई? रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाए? रचनात्मक आकलन किया जाए। यानी बच्चों का जब जब हम उनको क्या करवा रहे हैं? शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं, उसी के साथ साथ उनका क्या कर लिया जाए? जांच कर ली जाए उनकी, कि भाई कहाँ पर उनको किस पॉइंट को समझने में दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया है और मैं अभी आपसे पूछ लूँ भाई एनसीएफ है जो 2005 है, वो किस समिति के आधार पर बना था? तो आप लोग बता दोगे भाई यशपाल समिति के आधार पर मतलब बना था, उसने बनाया था। लेकिन जो नहीं बता पा रहे तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? फिर पुनः उपचारात्मक शिक्षण करूंगा। मैं अपने जो अपना शिक्षण प्रक्रिया है उसके अंदर क्या करूंगी भाई? बदलाव करूंगी, कि भाई इस तरीके से तो बच्चों को समझ में नहीं आया, अब मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। उनके लिए क्या करूंगी भाई? रेमेडियल टीचिंग करूंगी। सतत प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलता रहता है। सामाजिकता, सामाजिक वातावरण का ध्यान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई सतत समग्र मूल्यांकन। इसी के अंदर, मूल्यांकन के अंदर ही, तो एक प्रकार से आपका छठा टॉपिक बन गया सतत समग्र मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ध्यान रखेंगे कई बार
फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है अगर आपका एग्जाम है वो ईजी आए तो, ठीक है। तो सतत समग्र मूल्यांकन में क्या होता है भाई, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा के साथ साथ चलने से परीक्षा का भय नहीं होता। इससे बच्चे का क्या होता है भाई, उत्तम विकास होता है। जो हमारा एनसीएफ था या फिर हमने जो मूल्यांकन पढ़ा, ये सभी क्या कह रहे थे भाई, रेमेडियल टीचिंग की जो बात कर रहा था वो इसी के ऊपर आधारित होती है। सतत समग्र मूल्यांकन यानी पूरे साल चलता रहता है, एक व्यापक रूप पे चलता है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सतत समग्र मूल्यांकन होता है। इसके अंदर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि जब बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है उसी टाइम पे बच्चे का क्या किया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है, और जहां पे कमी आ रही है उन पहलुओं को क्या किया जाता है, ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सतत समग्र मूल्यांकन कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। इसका सबसे पहले सुझाव हमारा जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, 1986 की जो हमारी क्या थी भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, उसके अंदर सबसे पहले सुझाव दिया गया था किसका भाई, सीसीई का, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का। एनसीएफ 2005 ने भी क्या किया भाई, सह शैक्षणिक गतिविधियों पर बल दिया। अभी मैंने आपको क्या करवाया है, एनसीएफ 2005, वो भी क्या कहता है कि बच्चों को सिर्फ जो उनका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मत रखो, बच्चों को क्या करवाओ भाई, बाहर के वातावरण से जोड़कर पढ़ाओ। आरटी 2009 थी, उसकी भी धारा 29 के फर्स्ट में सीसीई को लागू करने की बात की गई है। और सीबीएसई के द्वारा सबसे पहले 2009 में इसको शुरू किया गया, 9th क्लास के लिए शुरू किया गया। जबकि पूरे देश में आपसे पूछा जाए कि जो सीसीई है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है, पूरे देश में कब लागू हुआ, तो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है कि बच्चों का जो सिर्फ शैक्षिक परिवर्तन है, सिर्फ उनका आकलन नहीं किया जाता, बल्कि बच्चे की जो सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनका आकलन भी इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। सह शैक्षणिक गतिविधियों में जैसे कि साहित्य से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, या किसी बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज है, क्रिएटिव है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 2 प्रकार के आपके आकलन किए जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन आकलन, योगात्मक या योगात्मक या समेटिव। ओके, तो जो आपके एफए होते हैं वो लगभग मौखिक प्रकार के होते हैं, लिखित प्रकार के भी हो सकते हैं, जिसमें बालक का जो कार्य प्रदर्शन है उसका विद्यालय स्तर पर अंकन किया जाता है। 1 साल में 4 बार इनका आयोजन होता है। प्रत्येक 10% अंक का, यानी कुल 10 गुणा 40% अंक के आपके क्या होते हैं भाई, एफए होते हैं। ऐसे होता है वो आपका लिखित प्रकार का होता है, विद्यालय स्तर पर होता है। जो एफए होता है वो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है, परंतु लेकिन इसमें जो प्रश्न पत्र है वो आपका या तो बोर्ड लेता है या फिर विभाग का हस्तक्षेप रहता है। प्रत्येक अगले परीक्षण के लिए विगत विषय वस्तु को नहीं परखा जाता, भाई पहले आपने क्या पढ़ा था उसको नहीं परखा जाएगा, जो अब आपने पढ़ा है उसी को परखा जाता है। जैसे कि आपका जो 6 माही का टेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं भाई, जो आपने 6 महीनों में जो पढ़ा है उसको जांचते हैं, और अगले जो 6 से मतलब नेक्स्ट जो 6 माही का टेस्ट होगा तो उसमें पिछले वाले को नहीं पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होता है भाई, योगात्मक परीक्षण होता है। ओके, वर्तमान में अंकों के स्थानों पर कौन सी व्यवस्था आ गई है, तो ध्यान रखेंगे ग्रेडिंग व्यवस्था आ गई है। जो सीसी है वो हमारे किसको प्रमोट करता है, ग्रेडिंग व्यवस्था को। तो अगर 91 से 100 के बीच में आपके अंक आ रहे हैं तो उसको 10 तो संकेत मिलेगा और उसको ग्रेड मिलता है ए फर्स्ट। 81 से 90 के बीच में A2, 71 से 80 के बीच में B1, 61 से 70 B2। तो ये ग्रेड भी आपको ध्यान रखने हैं, बच्चों को इस प्रकार से ग्रेड दिए जाते हैं, ना कि अंक दिए जाते हैं। ओके, तो वर्तमान में क्या है भैया, सीबीएसई ने लागू कर दिया है, सभी जगह पर लागू हो चुका है। सर्वांगीण विकास होता है, शैक्षिक सह शैक्षिक सभी का ध्यान रखता है। अगर कहीं पर कमी आ रही है, क्योंकि सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, अगर जहां पर भी कमी आ रही है तो उसका क्या किया जाता है, उसका निदानात्मक, उसका डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है। तो ये आपका क्या था भाई, सीसीई था। तो इस प्रकार से जो 5-6 टॉपिक थे वो मैंने आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये आपकी जो क्लास है लगभग 1 घंटे से आसपास हो गई है। इसके अंदर आप लोगों ने 5-6 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी। और कल से हम क्या करेंगे भाई, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
और हाँ, ये कोई मतलब प्रेशर नहीं है। अगर कोई नोट्स लेना चाहता है हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको मैंने बता रखा है कि कहाँ से आपको लेने हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मेरे ये हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अभी आपके पास 8-10 दिन बचे हुए हैं। अगर इन 8-10 दिन में आप लोग 8 से 10 घंटे निकाल सकते हो तो आप आराम से स्टेट को एग्जाम को पास कर सकते हो। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए भाई, लगन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।